हेलो फ्रेंड्स। हम हिंदी साहित्य में गद्य साहित्य का अध्ययन कर रहे थे और इससे पहले हम आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक का अध्ययन कर चुके हैं। और अब हम गद्य साहित्य का फर्स्ट पार्ट पहले आ चुका है, वो किसी कारण से बंद हो गया था बीच में वीडियो, तो आगे का अध्ययन हम आज करेंगे। और आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त हों। और यह है टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, पीएचडी एंट्रेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीएसएसबी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी हिंदी साहित्य से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इसका अध्ययन आप ज़रूर करें। तो हम बिना देरी किए शुरू करते हैं जहाँ से हमारा वीडियो छूट गया था। जितना हम पढ़ा चुके थे वो फर्स्ट वीडियो मैंने डाल दिया है और ये सेकंड वीडियो है हिंदी गद्य के विकास का। हमने नाफादास तक पढ़ लिया था, लल्लू लाल के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो हम लल्लू लाल से शुरू करते हैं। ये रहा लल्लू लाल। इनकी रचना थी राजनीति 1802 में, माधव विलास 1817 ईस्वी में, दूसरा बक्सी राम समन सिंह, इनकी है पिंगल काव्यभूषण 1822 में, व्यास की शकुन विचार 18वीं शताब्दी में, और वैष्णव दास की भक्तमाल प्रसंग 18वीं शताब्दी में। आगे देखते हैं। मीन राज प्रधान की है हरतालिका कथा 18वीं शताब्दी में, कवि महेश की हमीर रासो 18वीं शताब्दी में। आगे बैकुंठ मणि शुक्ल की 1623 ईस्वी में। आगे इनकी है अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य, ये दोनों रचनाएं हैं। टीकाओं के रूप में जो रचित ग्रंथ हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहली टीका का ग्रंथ है और उसके रचनाकार हैं और उसका रचनाकाल है। पहला शिक्षा ग्रंथ की टीका, ये श्री गोपेश्वर की है 17वीं शताब्दी में। हित 84 की टीका प्रेमदास की है। भुवन दीपिका अज्ञात है, इनके रचनाकार नहीं है, 1914 में। और रस रहस्य है कुलपति मिश्र की 17वीं शताब्दी में। भागवत की टीका है कृष्णदेव माथुर की 17वीं शताब्दी में। बिहारी सस्से की टीका किसने लिखी थी? राधा कृष्ण चौबे ने 17वीं शताब्दी में। भाषामृत भगवान दास की है 18वीं शताब्दी में। कवि प्रिया तिलक है सूरती मिश्र की 18वीं शताब्दी में। बिहारी सस्से की टीका सूरती मिश्र की 18वीं शताब्दी में। अमर चंद्रिका सूरती मिश्र 18वीं शताब्दी में है। उसके बाद है अलंकार रत्नाकर दलपति राय व बंशीधर, इनके समय नहीं दिया गया है। हित 84 प्रियादास की है। भक्तमाल की टीका प्रियादास की है। बिहारी सस्से की टीका रघुनाथ की है। रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद की 1815 में है। अब अनुदित ग्रंथ हम देख लेते हैं। तो अनुदित ग्रंथ में है नास केतु पुराण, नंददास इसके अनुवादक हैं 1700 ईस्वी में। मार्कंडेय पुराण दामोदर दास हैं इनके अनुवादक और 1658 ईस्वी में। भाषामृत है भगवान दास 18वीं शताब्दी में। और श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया गया है। आगे श्रीमद् भागवत गीता आनंद राय 1704 ईस्वी में। बैताल 25 सूरती मिश्र की 1710 ईस्वी में। हितोपदेश देवी चंद का अनुवाद है ये 1740 में। दर्शनी निर्णय मनोहर दास निरंजनी का 1756 में। इसमें वेदांत संबंधी दर्शन प्राप्त होता है। आगे माधव निदान, ये चंद्रसेन मिश्र की है 1612 में। और ग्रंथ संजीवनी ये आलम की है 17वीं शताब्दी में। और वैदिक ग्रंथ की भाषा अंतराम की है 1957 में। आगे देख लेते हैं। मुख्य गद्य रचना है सबरस 1635 ईस्वी में, कुतुब मुस्तरी, ठीक है, इनकी रचनाएं हैं। आगे नोट है सबरस की रचना फारसी की एक गद्य रचना हुस्नो दिल के आधार पर की हुई मानी जाती है। इसमें अक्ल, इश्क, दिल, हुस्न, नज़र, हिम्मत आदि को पात्र बनाया गया है, ठीक है। आगे है यह एक सूफी प्रेमाख्यानक का जो है रचना है। इसमें प्रतीकात्मक कथा के माध्यम से सूफी सिद्धांतों के प्रतिपादन का प्रयास किया गया है। आगे है उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य का विकास, ठीक है। तो उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य का विकास के बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहले उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य परंपरा की शुरुआत लगभग 17वीं-18वीं शताब्दी से मानी जाती है, ठीक है। आगे है उत्तरी भारत में खड़ी बोली की प्राचीनतम गद्य रचना सम्राट अकबर के दरबारी कवि गंग भाट द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा 17वीं शताब्दी से मानी जाती है। तो खड़ी बोली का जो उत्तरी भारत में प्राचीनतम ग्रंथ है वो किसके? अकबर के दरबारी कवि थे गंग भट्ट,
उनकी रचना कौन सी? चंद छंद वर्णन की महिमा जो 17वीं शताब्दी की है, इसको खड़ी बोली की प्राचीनतम गद्य रचना माना गया है। ठीक है, आगे है गंग कवि के बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार शुद्ध एवं परिमार्जित। अगर शुद्ध और परिमार्जित आएगा, वैसे तो प्रथम है चंद छंद वर्णन की महिमा, और अगर शुद्ध एवं परिमार्जित आता है शुक्ल के अनुसार तो किसकी मानी जाएगी? राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा रचित भाषा योग वासिष्ठ। ये रचना 1741 में अनुदित रचना मानी जाती है। इसको शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के आधार पर सर्वप्रथम गद्य रचना मानी जाएगी, भाषा योग वासिष्ठ। ठीक है, राम प्रसाद निरंजनी पटियाला दरबार के राज आश्रित कवि थे तथा वहाँ की महारानी को कथा बांचकर सुनाया करते थे। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली की दूसरी गद्य रचना जो है दौलत राम द्वारा रचित पद्म पुराण है। तो पहली कौन सी है शुद्ध परिमार्जित? ये है भाषा योग वासिष्ठ, और दूसरी कौन सी है? पद्म पुराण है। ये 1761 में रची गई, किसकी है? दौलत राम द्वारा रचित है। यह एक अनुदित रचना है। इसमें हरिसेन आचार्य द्वारा जैन पद्म पुराण का खड़ी बोली में अनुवाद किया गया है। आगे 19वीं शताब्दी के आरंभिक 4 गद्य लेखक जो थे उनके बारे में पढ़ते हैं। इसमें से 2 जो थे वो फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे और बाकी 2 और थे। इसमें मुंशी सदासुख लाल हैं, अभी हम पढ़ लेंगे। ईसा अल्लाह खां हैं, ये 2 अलग से लेखक थे। तो मुंशी सदासुख लाल न्याज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। जन्म काल है इनका 1746, मृत्यु काल 1824 में। निवास स्थान है दिल्ली। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी, याद रखनी है, पूछ लिया जाता है। सुख सागर है इम्पॉर्टेंट रचना, ये पूछी जाती है, और ये वाली इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछी जाती है। तो ज्ञानोपदेश मुत खबुत वारिख 1818 में है। सुरा सुर निर्णय निबंध है इनका। के विशेष तथ्य देख लेते हैं। सुख सागर विष्णु पुराण पर आधारित खड़ी बोली की रचना है। तो ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सुख सागर जो है किस पर आधारित है? तो विष्णु पुराण पर आधारित रचना है और खड़ी बोली की रचना, ये याद रखना आपको। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनकी भाषा को हिंदुओं के पंडिताईपन की भाषा कहा गया है। किसकी? पंडिताईपन का जो आभास होता है देखने में, उनकी भाषा पे होता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तो जो सदासुख लाल है उनकी भाषा में आता है। ठीक है, पंडिताईपन। ये उर्दू में निसार उपनाम से रचना कार्य करते थे। प्रसिद्ध कथन है इनका, ये वाला पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, रस्मों रिवाज भागा को दुनिया से उठ गया है। ठीक है, किसका? सदासुख लाल का जो है ये कथन है, इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। आगे डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार सुख सागर इनकी रचना नहीं होकर केवल इनका उपनाम था। यह डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव का फैलाया हुआ भ्रम मात्र था। किसने बोला है? ये बच्चन सिंह ने। आगे सुरासुर निर्णय निबंध लाला भगवान दीन और रामदास गौड़ द्वारा संपादित हिंदी भाषा सार ग्रंथ में संग्रहित है। अब हम दूसरे लेखक के बारे में पढ़ेंगे, सैयद ईसा अल्लाह खां के बारे में। इनका जन्म है 1956 में, मृत्यु है 1817 में। 1756 में इनका जन्म है और मृत्यु 1817 में। कहाँ पर है जन्म स्थान? मुर्शिदाबाद। निवास स्थान है इनका लखनऊ। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी रानी केतकी की कहानी, उदयभान चरित, रचना काल 1803 ईस्वी में। विशेष तथ्य हैं, इन्होंने अपनी रचनाओं में शुद्ध हिंदवी का प्रयोग करने का प्रयास किया है। ठीक है, इन्होंने अपनी भाषा को निम्न 3 प्रकार के शब्दों से युक्त माना है। इसमें कौन कौन सी है? बाहरी की बोली अरबी, फारसी, तुर्की से मुक्त, ठीक है, मुक्त रखने का प्रयास इन्होंने किया था इन तीनों तरह की भाषाओं से। गवारी, इसमें ब्रज, अवधी और भाकापन संस्कृत के शब्द। तो ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सदासुख जो ईसा अल्लाह खां हैं उन्होंने अपनी भाषा को किस प्रकार की जो भाषाएं हैं उससे रखने से मुक्त किया था। तो पहली है बाहरी की बोली अरबी, फारसी, तुर्की। गवारी में ब्रज भाषा, अवधी भाकापन में संस्कृत के शब्दों का मेल। ठीक है, हम पढ़ेंगे लल्लू लाल के बारे में। लल्लू लाल, इनका जन्म 1763 ईस्वी में था, मृत्यु काल 1825 ईस्वी में। निवास स्थान आगरा, गुजराती है, ब्राह्मण थे। ठीक है, इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सिंहासन 32 1801 में, बैताल 25 1801 में, शकुंतला नाटक 1801 में, माधवनल 1801 में, राजनीति 1802 में, प्रेम सागर 1810 में, लताइफी हिंदी 1810 में, और ब्रजभाषा व्याकरण 1811 में, सभा विलास 1815 में, माधव विलास 1817 में, लाल चंद्रिका 1818 में, बिहारी सतरसिया की टीका है। तो इनकी जो रचनाएं आपको याद रखनी है, सिंगार 32, बेताल 25, शकुंतला नाटक, ये राजनीति, प्रेम सागर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रेम सागर पूछी जाती है ज़्यादातर, माधव विलास और लाल चंद्रिका, इन ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं इनमें से।
आगे विशेष तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट पॉइंट है, इन्होंने 1802 ईस्वी से लेकर 1823 तक फोर्ट विलियम कॉलेज में जो थे कोलकाता में हिंदी के अध्यापक कार्यरत थे। तो फोर्ट विलियम कॉलेज से ये जुड़े हुए थे लल्लू लाल, ठीक है, और सदल मिश्र, ये दो कवि जो थे, दो लेखक थे, फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए थे। इनका एकमात्र मौलिक ग्रंथ ब्रज भाषा व्याकरण है। इनके द्वारा रचित राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका रचनाओं में ब्रज भाषा का तथा अन्य रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। इन तीनों में किसका हुआ है प्रयोग? राजनीति, माधव विलास और लाल चंद्रिका में ब्रज भाषा का, और अन्य रचनाएं हैं उसमें क्या हुआ है? खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। खड़ी बोली की रचनाओं में प्रेम सागर की ही शुद्ध खड़ी बोली की रचना है। कौन सी? प्रेम सागर शुद्ध खड़ी बोली की रचना है। शेष रचनाओं पर उर्दू फारसी का प्रभाव पाया जाता है। यह ग्रंथ जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से रचा गया था। इसमें श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद की कथा वर्णित है। किसकी? श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद की। आगे लल्लू लाल ने उर्दू, खड़ी बोली, हिंदी और ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी थीं। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था। राजनीति रचना में हितोपदेश की कहानियाँ ब्रज भाषा गद्य में रची गईं। इन्होंने आगरा में संस्कृत प्रेस नामक अपना प्रेस खोला था। आगे हैं सदल मिश्र, ये भी फोर्ट विलियम से जुड़े हुए थे। इनका जन्म काल है 1768, मृत्यु काल है 1848 ईस्वी। निवास स्थान इनका था बिहार। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ये पूछ ली जाती हैं, नासिकेतोपाख्यान, ठीक है, और इसका अन्य नाम देखने को मिल जाएगा आपका उदयभान चरित, तो उसका है ईसा अल्लाह खां की रानी केत की कहानी का, और इसका दूसरा नाम है, अभी मैं थोड़ा भूल रही हूँ, अभी बता दूँगी। और दूसरे रचना की रामचरित्र 1805 में। इसके विशेष तथ्य हम देख लेते हैं नासिकेतोपाख्यान के बारे में। इनकी एक लघु रचना है यह संस्कृत की नचिकेता पर आधारित। इसमें नचिकेत के उत्पत्ति से लेकर यमलोक यात्रा, ये नचिकेत है, नचिकेत की उत्पत्ति से लेकर यमलोक यात्रा तक का विवरण प्रस्तुत किया गया। अंत में आत्मज्ञान की चर्चा है। रामचरित्र रचना संस्कृत की अध्यात्म रामायण रचना पर आधारित है। लगभग 320 पृष्ठों की यह रचना है। इसमें 7 कांड विभक्त है। इनकी रचना जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से हुई थी। इनकी भाषा पर प्रांतीय भाषा विशेषतः बिहारी भाषा का प्रभाव पाया जाता है। आगे फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, इसकी स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में, याद रखना है। स्थापनाकर्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मार्किव्स वेलेजली के ने की थी, ठीक है। स्थापना का उद्देश्य लॉर्ड वेलेजली इसे भारतीय एवं पाश्चात्य भाषाओं, साहित्य, कानून एवं ज्ञान विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बनाना चाहते थे, किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के इंग्लैंड स्थित अधिकारियों ने इसे केवल प्रमुख भारतीय भाषाओं के सामान्य अध्ययन केंद्र के रूप में चलाने की अनुमति प्रदान की। कब तक चला था? 1800 से 1854 तक चला था। कॉलेज में हिंदुस्तानी के से जो पहले प्रोफेसर थे वो जॉन गिलक्राइस्ट थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि किसने इस कॉलेज की स्थापना की थी, तो वेलेजली ने, मार्किवस वेलेजली हैं। और जो प्राध्यापक थे हिंदुस्तानी के पहले कौन थे? जॉन गिलक्राइस्ट थे, ठीक है। कार्यकाल था इनका 1800 से 1804 ईस्वी, 4 साल तक। हिंदुस्तानी के अन्य प्रोफेसर जो थे उनके बारे में देख लेते हैं। वो थे कैप्टन जेम्स मोअट, जनवरी 1806 से फरवरी 1808 तक। कैप्टन विलियम टेलर, ये थे फरवरी 1808 से 1823 तक। मेजर विलियम प्राइस, मई 1823 से दिसंबर 1831 तक। विलियम प्राइस के बाद किसी अन्य प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं हुई। केवल मुंशी और पंडित ही हिंदुस्तानी का अध्यापन कराते थे। कॉलेज में हिंदुस्तानी के प्रमुख मुंशी जो थे वो देख लेते हैं। लल्लू लाल थे, सदल मिश्र थे, ईशदेश्वर थे, और गंगा प्रसाद शुक्ल थे, ख्याली राम थे, ब्रह्म सच्चिदानंद थे, मधुसूदन तर्कालंकर थे, और शेष शास्त्री थे। इसके बाद जॉन गिलक्राइस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अ डिक्शनरी इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, 2 भागों में, 1790 ईस्वी में। अ ग्रामर ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज विद अ सप्लीमेंट, 1798 में। द ओरिएंटल लिंग्विस्टिक, 1798 में। द हिंदी स्टोरी टेलर, 1802 में। द हिंदी डायरेक्टरी, 1802 में। द हिंदी मैनुअल, 1802 में है। स्थापना संस्था ओरिएंटल सेमिनरी, ठीक है। आगे है मेजर विलियम प्राइस, इनके बारे में पढ़ लेते हैं।
डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वैष्णव द्वारा रचित आधुनिक साहित्य की भूमिका पुस्तक के अनुसार कॉलेज के पत्रों में हिंदुस्तानी के स्थान पर आधुनिक अर्थ में हिंदी नाम को प्रचलित करने का श्रेय मेजर विलियम प्राइस को ही दिया जाता है। उनसे पूर्व कॉलेज के जिस भाग को हिंदुस्तानी विभाग कहा जाता था उनके प्रयास से वह हिंदी विभाग कहलाने लगा। आगे खड़ी बोली गद्य के विकास में ब्रह्म समाज का योगदान जो था वो देख लेते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे। कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय 1815 में ईस्वी में खड़ी बोली के वेदांत सूत्रों का अनुवाद प्रकाशित करवाया 1829 में। किसमें? बंगदूत पत्रिका में। ठीक है, हिंदी में प्रकाशित करवाया। हिंदी के प्रारंभिक प्रमुख पत्र हैं उनको देख लेते हैं हम। तो पहला पत्र जो था उदंत मार्तंड था, जिसके संपादक थे युगल किशोर शुक्ल। 1826 में होता, मई 1826 में। ठीक है, और ये कैसा था? साप्ताहिक था, कानपुर से प्रकाशित होता था। हिंदी का पहला समाचार पत्र से कहा गया है। आगे बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह का है, 1845 में काशी से प्रकाशित हुआ। सुधाकर बाबू तारा मोहन मित्र का 1850 में काशी से। बुद्धि प्रकाश मुंशी सदाशिव लाल का 1852 में आगरा से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, हिंदी गद्य का आधुनिक काल। हिंदी गद्य का आधुनिक काल हम पढ़ रहे हैं। अब देख लेते हैं इसके आगे की। आधुनिक हिंदी गद्य काव्य का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के मध्य 1850 ईस्वी से माना जाता है। इसके प्रारंभिक काल के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत माने जाते हैं। यह था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विक्रमी संवत 1900 से 1843 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त 1857 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 1850 ईस्वी। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक गद्य साहित्य को निम्न 4 भागों में विभाजित किया है। तो जिन 4 कालों में विभाजित किया वो देख लेते हैं हम। भारतेंदु युग या अभ्युत्थान काल विक्रमी संवत 1900 से विक्रमी संवत 1950 तक अथवा 1843 से 1893 ईस्वी तक। द्विवेदी युग का परिष्कृत काल है विक्रमी संवत में 1950 से 1975 ईस्वी सन में 1893 से 1918 द्विवेदी युग। क्षयवादी युग या उत्कर्ष काल इसे विक्रमी संवत में 1975 से 95 तक और 19 ईस्वी सन में 1918 से 1938 ईस्वी तक है। अद्यतन युग या वर्तमान काल विक्रमी संवत में है 1995 से मतलब अब तक और ईस्वी सन में 1938 से अब तक। आधुनिक गद्य साहित्य के 2 प्रारंभिक या प्रमुख लेखक जो हैं वो देख लेते हैं। पहले हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनका जन्म है 1823 में, मृत्युकाल 1895 में। निवास स्थान इनका बनारस है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। मानव धर्म सार और योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक। आगे हैं उपनिषद सार और भूगोल हस्तामलक, ये इंपॉर्टेंट है। अलसियों का कोड़ा इंपॉर्टेंट है और इनका राजा भोज का सपना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वामा मनोरंजन विद्यांकुर। उक्त सभी रचनाओं को क्रमशः 1 से 8 तक संस्कृत मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। जो 1 से 8 तक इनकी रचना इसमें संस्कृत मिश्रित हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। जबकि इतिहास तिमिर नाशक और बेताल 25 2 रचनाओं में उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे विशेष तथ्य हैं इनके, ये देखते हैं। इन्होंने 1845 ईस्वी में बनारस से बनारस नामक अखबार निकाला। ये 1856 में शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर बने। इंस्पेक्टर पद पर रहते हुए इन्होंने पाठ्य पुस्तकों के अभाव की पूर्ति लक्ष्य से विभिन्न विषयों की पुस्तकें भी लिखी थी। साथ ही अपने 2 मित्र पंडित श्रीलाल एवं बंशीधर से भी अनेक पुस्तकें लिखवाई थीं। प्रारंभ में इन्होंने परिष्कृत हिंदी का प्रयोग किया था, किंतु सरकारी अधिकारियों के प्रभाव से उनका झुकाव जो है उर्दू मिश्रित हिंदी की ओर हो गया तथा वे उर्दू के ही पक्षपाती हो गए। इन्होंने हिंदी में का खा जा फाई के नुक्ता लगाने का जो प्रथम प्रयास था किसने किया था? तो इन्होंने ही किया था। ठीक है, सदा शुक्ला के हम पढ़े थे। हाँ, शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में। इन्होंने हिंदी के जो ये 5 वर्ण हैं इनमें नुक्ता लगाने का प्रयास किया था। जो ये बिंदी लगाई हुई है ना इनके खा और गा जा फा के नीचे, तो इसे नुक्ता कहते हैं। ठीक है, आगे राजा लक्ष्मण सिंह, इन्हें राजा दुए के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राजा दुए उन्हें बोला जाता है। किस किस को? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह को। ठीक है, तो राजा लक्ष्मण सिंह का समय है जन्म काल 1826 में, मृत्युकाल 1896 में। प्रमुख रचनाएं इनकी अनुदित हैं मेघदूत और शाकुंतला 1863 में और रघुवंश।
उक्त तीनों रचनाएं मूलतः संस्कृत भाषा में कवि कालिदास द्वारा रचित है। विशेष तथ्य हैं, ये विशुद्ध हिंदी के समर्थक थे। इन्होंने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली के प्रयोग पर अधिक बल दिया। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया कि हिंदी और उर्दू दो अलग अलग बोलियां हैं। इन्होंने गद्य काव्य में खड़ी बोली एवं पद्य काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। गद्य भाषा खड़ी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव परिलक्षित होता है। इन्होंने प्रजा हितैषी नामक साहित्यिक पत्रिका का संपादन कार्य किया। अन्य लेखक में है पंडित वंशीधर। इनकी रचना है पुष्प वाटिका, गुलिस्ता के एक अंश पर अनुवाद है 1852 में। भारतवर्षीय इतिहास 1856 में। जीविका परिपाटी अर्थशास्त्र की पुस्तक 1856 में। और जगत वृत्तांत 1858 में। विशेष तथ्य, ये आगरा नॉर्मल स्कूल के मुदर्रिस थे। ठीक है। इन्होंने हिंदी उर्दू का एक पत्र निकाला था, जिसे हिंदी कॉलम का नाम भारत खंडामृत, उर्दू कॉलम का नाम था अबे हयात। एक बार इसे अच्छे से देख ले कि ये पूछा भी गया है एक दो बार। तो जो इन्होंने ये पत्र निकाला था, इसमें जो हिंदू कॉलम था, हिंदी कॉलम जो था उसको भारत खंडामृत कहा गया था और उर्दू कॉलम था उसे अबे हयात रखा गया था उसका नाम। ठीक है। अब पंडित श्री लाल के बारे में पढ़ लेते हैं। इनकी रचना है पत्र मल्लिका 1852 में। बिहारी लाल है, इनकी गुलिस्ता के 8वें अध्याय का हिंदी अनुवाद है 1862 में। पंडित बद्रीलाल है, इनका हितोपदेश का अनुवाद है वैलेंटाइन के परामर्श पर 1862 में। सिद्धांत संग्रह न्याय शास्त्र की पुस्तक है उपदेश पुष्पावती। ठीक है। अब हिंदी उर्दू विवाद के ऊपर जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। 1865 से 1868 तक जो हिंदी उर्दू विवाद हुआ था उस पर 1837 ईस्वी में उर्दू के सारे प्रांत देश की अदालती भाषा घोषित किया गया था। इस कारण हिंदी उर्दू को लेकर अंग्रेज़ों में भी दो दल बने थे। एक दल हिंदी का पक्ष लेता था तो दूसरा उर्दू का। इस विवाद में वीम्स और ग्राउंड ने एक दूसरे का खुलकर जो है विरोध किया था। आगे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी जर्नल में सन 1865 से 1868 तक उनके परस्पर विरोधी लेख छपते रहे। सर सैयद अहमद खान ने हिंदी उर्दू विवाद को सांप्रदायिक रंग प्रदान किया तथा हिंदी के विरुद्ध अंग्रेजों के कान भरे। ठीक है। आगे देख लेते हैं हम आर्य समाज द्वारा रचित हिंदी गद्य साहित्य है। आर्य समाज के द्वारा जो रचित हिंदी गद्य साहित्य है उसमें देख ले दयानंद सरस्वती आएंगे आर्य समाज में। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। ये पूछ लिया जाता है कब हुई थी। 1875 में दयानंद सरस्वती ने की थी। इस धर्म के प्रचारकों द्वारा हिंदी साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जन्मकाल 1824 है, मृत्युकाल 1883 है। निवासी स्थान कर्म क्षेत्र इनका अजमेर राजस्थान था। प्रमुख रचना इनकी सत्यार्थ प्रकाश है, ये इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। ठीक है। आगे देख लेते हैं नोट। इसका प्रथम संस्करण 1875 में, द्वितीय संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका विभाजन 14 समोल्लासों में किया गया है। इसमें वैदिक धर्म की व्याख्या एवं वेद विरोधी धर्म संप्रदायों का खंडन किया गया है। विशेष तथ्य है, ये गुजराती थे एवं संस्कृत के प्राकांड पंडित थे या विद्वान थे। इन्होंने वेदों का रचनाकाल आदि निर्धारण करते हुए उनका विस्तृत व्याख्या की है। आर्य समाज के अनुयायियों द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं, देख लेते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य को आर्य समाज की देन शोध प्रबंध है। किसने रचनाकार है इसके? डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गुप्त 1961 में। दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा 1881 ईस्वी में। और दयानंद की दिनाचार्य गोपाल शर्मा 1884 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन चरित्र जगन्नाथ का 1888 ईस्वी में। आगे है इनकी रचनाएं। आर्य धर्मेंदु जीवन रामविलास शारदा 1904 में। स्वामी दयानंद चिमन लाल वैश्य 1907 में। दयानंद प्रकाश स्वामी सत्यानंद 1919 में। दयानंद चरित देवेंद्र नाथ 1931 में। आत्मदर्शन नारायण स्वामी 1921 में। मृत्यु और परलोक नारायण स्वामी। कर्म रहस्य नारायण स्वामी। अस्तिकवाद गंगा प्रसाद उपाध्याय का है। जीवात्मा गंगा प्रसाद उपाध्याय। अद्वैतवाद गंगा प्रसाद उपाध्याय की रचना है। आगे देख लेते हैं। पुरुषार्थ प्रकाश नित्यानंद व विशेश्वर रानंद की है 1933 में। स्वाध्याय संग्रह दीवान चंद की है 1936 में। जीवन ज्योति दीवान चंद 1939 ईस्वी में। नीति विवेचन दीवान चंद की है। जीवन तत्व दीवान चंद की है।
आर्य धर्म मुंशी राम शर्मा के 1937 में। प्रथम जा मुंशी राम शर्मा की 1953 में। स्वर्ग में सब्जेक्ट कमेटी पंडित रुद्रदेव की है। स्वर्ग में महासमा पंडित रुद्रदेव की है। पाखंड मूर्ति पंडित रुद्रदेव की है। कंठी जनेऊ का विवाह रुद्रदेव की है। ठीक है, ये रचना काल आप देख लें। नोट है, भारतेंदु युग के अन्य लेखकों तथा हिंदी गद्य के अन्य युगों के लेखकों एवं उनके द्वारा रचित ग्रंथों का विवेचन उनकी विधा के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। हिंदी गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं जो है वो देख लेते हैं। हिंदी गद्य के विकास में निम्न विधाओं का योगदान है। पहला है निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, साक्षात्कार, डायरी, पत्र लेखन और फीचर, अभिनंदन ग्रंथ या स्मृति ग्रंथ। विशेष तथ्य हैं इसके, ये देख लेते हैं। मुद्रणालयों प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के बाद आधुनिक काल में हिंदी गद्य की विधाओं में सबसे पहले क्या लिखा गया? निबंध जनता के सामने आया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के वर्तमान जो हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना है किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किसने? तो शुक्ल ने। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की प्रथम विधा उपन्यास के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद।